अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ पास पेपर ऑफ एमडीकेट, जिसमें हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो पास पेपर एमडीकेट के एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको डिस्क्राइब किया था डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने। वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। हमें कहा जा रहा है वेवलेंथ और पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होता है, किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसको किस एक्सप्रेशन से शो किया जाता है। ऑप्शन ए लेमडा एच अपॉन एम वी, लेमडा एम वी अपॉन एच, लेमडा पी अपॉन एच, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपने ये बताना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है वो बताना है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की डेरिवेशन आपने या फॉर्मूलाज का जो डिस्कशन आपने अच्छे से देखी है तो आपको मालूम होगा कि लेमडा बराबर है एच अपॉन एम वी। इसमें एम वी मोमेंटम को शो कर रहा है और लेमडा शो कर रहा है वेवलेंथ को, तो ये दोनों आपस में इस तरह रिलेशन को शो करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डेविसन एंड जर्मन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द रिलेशन। डेविसन और जर्मन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकल मेटल से जो है वो स्ट्राइक करवाया था, जिसके नतीजे में उन्होंने नोट किया कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, वो वेव की शक्ल में जो है वो मूव कर रहा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया था। अब उनका जो फाइनल फॉर्मूला जो डेरिवेशन का था वो आपने बताना है, ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लेमडा बराबर है एच अपॉन 2 MVE। ये जो है उसका डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट वाला लेक्चर आप देखिएगा, इसमें ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन कंफर्म। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन किस चीज़ को कंफर्म करते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, ज्वेल नेचर ऑफ लाइट, बोथ ए एंड बी। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस चीज़ को कंफर्म करता है? तो ये दोनों फिनोमिना जो है ये वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। किसको शो करते हैं? ये दोनों फिनोमिना जो है इंटरफेरेंस और हमारे पास जो है वो डिफ्रैक्शन जो है वो दोनों वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ता है। Who pointed out that both wave and particle aspect are required for the complete description of both radiation and matter? सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था कि वेव और पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, कोई भी पार्टिकल जो होता है रेडिएशन का वो पार्टिकल की तरह और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट पजेसिस वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर या नन ऑफ दिस। लाइट की नेचर क्या है? तो लाइट की नेचर, अगर सिंपल लाइट की नेचर पूछी जाए तो आंसर होगा डुअल नेचर। लेकिन अगर किसी फिनोमिना का नाम देकर कहा जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी नेचर को शो कर रहा है, तो फिर आपने डिसाइड करना होगा कि पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। तो लाइट नॉर्मली अगर पूछा जाए तो लाइट की नेचर जो है डुअल है, कुछ जगहों पर वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ जगहों पर पार्टिकल की तरह। डेविसन एंड जर्मन शो दैट इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम क्रिस्टल वॉस। डेविसन और जर्मन ने क्या शो किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल से टकराकर जो स्कैटर्ड होते हैं वो क्या थे? पार्टिकल लाइक, पार्टिकल वेव, इम्पॉसिबल। तो ए बी सी एंड डी। तो डेविसन और जर्मन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल से टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हो रहा है वो किसकी तरह था? वो था वेव लाइक। बी इज द करेक्ट आंसर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट। इनमें से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कौन सा है? अ वेव कैरीज मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मोमेंटम और वेवलेंथ के दरमियान जो है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अ पार्टिकल पजेस अ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, वही बात कर ली। ऑल मैटर एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि तमाम मैटर जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, लिहाजा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी। हमें कहा जा रहा है कि डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है उसका और मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है? अब देखो डेविसन और जर्मन ने ये निकाला था ना फॉर्मूला, इसमें वी जो है वो क्या करे? एनर्जी को शो करे। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज जो होता है वो एनर्जी को शो करता है। बाकी फॉर्मूला सब सेम है, H2M अपनी जगह, वी की जगह लगा दो E। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ वी की जगह E रख दिया तो करेक्ट आंसर ये हो गया कि यहाँ जगह वेवलेंथ इक्वल टू H अपॉन 2ME।
तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट टारगेटेड क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ। जिस क्रिस्टल से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को टकराया था वो क्रिस्टल किस चीज़ का था, कॉपर, निकल, लेड या डायमंड। तो जिन्होंने डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वाला लेक्चर देखा होगा उनको मालूम होगा कि निकल का क्रिस्टल था। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना कन्फर्म पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन चारों में 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को फॉलो करता है। इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ता है, डायफ्रेक्शन के लिए वेव मानना पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, पोलराइजेशन के लिए भी लाइट को वेव मानना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, इफ अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन all have same energy, which one will have the shortest wavelength। हमें कहा जा रहा है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तमाम के पास एनर्जी सेम है, तो किसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तब यहाँ देखो वेवलेंथ h/mv। अब एनर्जी अगर सेम है तो वेवलेंथ और इसके दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन। मास के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। वेवलेंथ जो होगी वो सबसे छोटी होगी। जिसका मास जो है वो ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है डी, अल्फा पार्टिकल से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है इनमें से कौन से 2 पेयर हैं जो डुअल नेचर को शो करे, यानी एक पार्टिकल को शो कर रहा होगा, एक वेव को शो कर रहा होगा। डायफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों वेव को शो कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस दोनों वेव को शो कर रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों पार्टिकल को शो कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोलराइजेशन ये पार्टिकल को शो कर रहा है और ये वेव को शो कर रहा है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट फाइन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, स्मोक, फॉग, लाइट या इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फाइन जो सबसे छोटा पार्टिकल है इनमें से, इन चारों में से इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा जा रहा है कि प्रोटॉन जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ प्रोटॉन की वेवलेंथ फॉर्मूला है h बराबर है mv। h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34 रखा। m हमारे पास प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 एक्सपोनेंट -27 है। कितनी स्पीड बताई जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब 6.63 को लगभग आप 1.6 से डिवाइड करो तो वैल्यू तकरीबन 4 के आसपास बनती है, 4 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड करने से रफ जैसे हो गया, ऊपर देखो 64 है नीचे 16 है तो क्या होगा, 4 आंसर आएगा ना। लेकिन ऊपर जो है वो क्या है 6.6 है, नीचे 1.6 है, तो लगभग 4.1 या 4.2 के आसपास वैल्यू बनेगी। ये हो गया। अब जो है वो हमारे पास जो है अब हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हो गया 4.1। अब ये एक्सपोनेंट -27 है वो ऊपर चला गया, एक्सपोनेंट माइनस ये है गौर से चलेगा, -27 जो है ये क्या हो गया, ये ऊपर आकर प्लस हो गया। अब जो है वो इसको अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूँ, सॉरी ये 4.1 है, नीचे हमारे पास 40 तो बचा हुआ है ना, 40 हमारे पास है, इसको अगर मैं करता हूँ तो ये कितनी बन जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 0.1, ये 0.1 हो गया, लगभग 0.1 हो गया। अब -34 और 27 अगर मैं करता हूँ, -34 और 27 अगर मैं करता हूँ तो कितना बना, 7 का फ़र्क आ गया। इसमें से -34 में से 27 प्लस करता हूँ तो -7 हो गया। इसको मैंने जब एडजस्ट किया तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -8। अब -8 है, अब -8 को अगर मैं एक्सपोनेंट नैनोमीटर में, सारे ऑप्शन हमारे पास क्या है नैनोमीटर में दिए गए, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए -9 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 नैनोमीटर आंसर आएगा। अब 10 के करीब तक जो आंसर होगा ना वो हमारे एमसीक्यू का आंसर है। तो नियरेस्ट आंसर क्या है, 7.2 नैनोमीटर, 9.92, 15.7, 7.3। तो हमारे पास करीब तक क्या है, हमने रफ कैलकुलेशन की थी ना, नैनोमीटर में क्या था 10 आंसर आ रहा था, तो आंसर 9.92 इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।